हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने प्यारे और दुलारे यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले एक महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपको एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं अवतल दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अगर आप इस वीडियो लेक्चर को पूरा देख लेते हैं तो आपको दर्पण सूत्र समझने में कहीं भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और एग्ज़ाम में आपके 5 मार्क्स में से आधा नंबर भी कटने का कोई गुंजाइश नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक अवतल दर्पण ड्रॉ किया है जिसका नाम मैंने M और M' रखा है। ये जो आपको एक रेखाखंड दिख रहा है ये प्रधान अक्ष है, ठीक है। और ये जो बिंदु है इसको ध्रुव बोला जाता है, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, और ध्रुव को P से सूचित किया जाता है। ये इस अवतल दर्पण का मुख्य फोकस है जिसको F से सूचित किया जाता है, और ये इस अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र है जिसको C से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक वस्तु लिया है जिसका नाम मैंने AB दिया है, जो अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में स्थित है, ठीक है। सबसे पहले किरण आरेख की सहायता से हम लोग यह देखेंगे कि इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, और उसके बाद हम इस दर्पण सूत्र का निगमन अर्थात प्रूफ करेंगे। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं, एक वस्तु है जो दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी गई है। प्रतिबिंब प्राप्त करने का 4 नियम है, जिसमें से हम 2 नियम लगाकर कम से कम 2 किरण आरेख खींचेंगे, और नियम के हिसाब से वो दोनों किरण आरेख जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, कट जाएंगे, उसी बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। हम लोग 4 में से 2 नियम लगाएंगे। पहला नियम हम लोग लगा रहे हैं कि इस वस्तु से एक प्रकाश का किरण निकल करके जाएगा जो प्रधान अक्ष के समांतर होगा, और दर्पण से टकराने के बाद वो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगा। ये हो गया आपका पहला किरण। अब हम लोग दूसरा किरण यानी दूसरा नियम, पहला नियम क्या था, जो प्रधान अक्ष के समांतर आएगा वो प्रकाश का किरण परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरता है, फोकस से होकर गुजरता है। अब जब हम दूसरे प्रकाश किरण की ओर नजर देंगे, ध्यान से देखेंगे, तो दूसरा नियम, अगर मान लीजिए इस वस्तु से निकलने वाला प्रकाश का किरण वक्रता केंद्र से होकर के गुजरता है, तो मान लीजिए ये वक्रता केंद्र से होकर के गुजर रहा है, तो परावर्तन के बाद यह पुनः उसी माध्यम में उसी रास्ते पर वापस लौट जाता है। और आपने क्या देखा, परावर्तन के बाद ये वाला जो आपको रेखाखंड और ये वाला जो रेखाखंड है ये इस बिंदु पर कटता हुआ दिख रहा है। तात्पर्य ये हुआ कि इस बिंदु पर ही आपके प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। अब हम लोग इस प्रतिबिंब को भी कुछ नाम दे देते हैं बाबू। इसका नाम हम लोग A' और B' ले लेते हैं। A' और B' ले लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चित्र समझने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक है। इस चित्र में हम लोग एक कंस्ट्रक्शन, एक रचना भी करते हैं, ठीक है। देखिए, प्रूफ करने के लिए ना आपको 2-3 चरण होते हैं, उसको आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले चरण में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक दर्पण बनाया और उस दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में एक वस्तु को रखा जिसका नाम हम लोगों ने AB दिया। 2 किरण आरेख जो दर्पण के सामने ही फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब का निर्माण करती है, जिसका नाम हम लोगों ने A' B' दिया। इसमें हम लोगों को एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करना है। हम लोग क्या करते हैं, इस बिंदु को हम लोग N का नाम दे देते हैं, इस बिंदु को, और इसी N बिंदु पर से इस प्रधान अक्ष पर हम लोग एक अभिलंब की रचना करते हैं, और इस बिंदु को जो प्रधान अक्ष पर लंबवत इस बिंदु पर कट रही है, इसका नाम हम लोग Q दे देते हैं। ये आपका डायग्राम बन के तैयार है, ठीक है।
अगला स्टेप में जो भी चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर किया है उसको हम लोगों को भाषा में लिखना होता है। तो आइए यहाँ पर इन सारी बातों को हम लोग लैंग्वेज में लिखते हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद फिर हम लोग प्रूफ की ओर आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पर जो भी चीज़ हम लोगों ने जो भी इस डायग्राम में किया है उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने एक अवतल दर्पण लिया है, तो यहाँ पर हम लोग लिखना शुरू करते हैं। माना कि MM डैश एक अवतल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष पर वक्रता केंद्र जिसको हम लोग C से सूचित करते हैं, और अनंत के बीच एक वस्तु रखी गई है। अच्छा, इस वस्तु का नाम हम लोगों ने AB दिया है, तो आप यहां पर AB लिख सकते हैं। एक वस्तु रखी गई है, ठीक है, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने किसके बीच में आप देखोगे तो फोकस और वक्रता केंद्र के दर्पण के सामने फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच प्राप्त होता है। साथ ही बिंदु N से NQ प्रधान अक्ष पर अभिलंब की रचना की। ठीक है, जो बात हम लोगों ने वहां पे डायग्राम में दर्शाया है उसी को लिखा है। माना कि MM डैश एक अवतल दर्पण है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है, जिसके प्रधान अक्ष पर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच एक वस्तु AB रखी गई है। ये रहा वक्रता केंद्र और इधर हो गया अनंत और वक्रता केंद्र के बीच AB एक वस्तु रखी गई है, ठीक है, दर्पण के सामने, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? ऐसा प्रतिबिंब जो दर्पण के सामने प्राप्त हो, ठीक है, और उल्टा प्राप्त हो। आप देख सकते हैं प्रतिबिंब और ये वस्तु है और इसका प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त हुआ है, तो इसको हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसलिए मैंने लिखा जिसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में प्राप्त होता है, ठीक है। साथ ही बिंदु N से NQ प्रधान अक्ष पर अभिलंब खींचा, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग एक और चीज लिखेंगे, यहां लिख देते हैं, साथ ही माना कि PF, आप वहां पे डायग्राम में ध्यान से देखेंगे तो जो PF है ना, इसको हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। तो हम लोगों ने माना ये जो PF है ये छोटी f है। फोकस दूरी को किससे सूचित किया जाता है? आपने पढ़ा होगा क्लास में, छोटी f से सूचित किया जाता है, ठीक है, कॉमा PA जो है, अब आप डायग्राम में अगर आप देखेंगे P से लेकर के A ये वस्तु है, इसलिए इसको वस्तु दूरी कहा जाता है। तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूं वस्तु दूरी, और इसको U से सूचित किया जाता है, कॉमा। इसी तरीके से P से लेकर के A डैश तक की जब मैं बात करूंगा तो ये प्रतिबिंब दूरी है, प्रतिबिंब दूरी, और सर इसको V से सूचित किया जाता है,
ठीक है, किससे सूचित किया जाएगा? भी से सूचित किया जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं इसमें एक और पॉइंट लेना चाहूँगा और वो है पीसी। पीसी जिसको वक्रता त्रिज्या बोला जाता है, जिसको वक्रता त्रिज्या बोला जाता है, और इसको हम लोग वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। किससे करते हैं? आर से। और आपने पढ़ा होगा कि गोलीय दर्पण में आर जो है वो बराबर होता है, आपने पढ़ा होगा F बराबर R/2। तो यहाँ से R का मान अगर निकालेंगे तो वो 2F के बराबर होगा। तो हम लोग डायरेक्ट वक्रता त्रिज्या को R ना लिख करके 2F लिख देंगे। समझने में किसी प्रकार की परेशानी? साथ ही माना कि PF, P से लेकर के F, इसको फोकस दूरी बोला जाता है जिसे छोटी f से सूचित किया जाता है। P से लेकर के A तक, P से A तक ये वस्तु दूरी है जिसको हम लोग U से सूचित करते हैं। वस्तु दूरी को हमेशा ही U से सूचित किया जाता है। PA', P से A' प्रतिबिंब की दूरी है जिसको V से सूचित किया जाता है। और P से लेकर के C तक जो है वो आपका वक्रता त्रिज्या है, और वक्रता त्रिज्या को R से सूचित करते हैं। और R और F के बीच में संबंध होता है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। तो हम लोगों ने R ना लिख के यहाँ पे 2F लिख दिया है। ये हम लोगों का भाषा है, ठीक है। 1 मार्क्स आपके इसके बन गए, 1 मार्क्स इसके, 1 मार्क्स इसके, 2 मार्क्स का काम हम लोगों ने कर दिया है। और इस तरीके से जब हम चीज़ों को प्रूव करेंगे तो फिर हम लोगों का कहीं पे भी मार्क्स कटने का गुंजाइश नहीं है। चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको प्रूफ करने से पहले एक छोटा सा मैथ का टॉपिक है, ठीक है। तो इस वीडियो को आगे देखने से पहले आप इस 2 मिनट के क्लिप को ज़रूर देखें और फिर जो है हम लोग यहाँ से इसको आगे प्रूफ करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस सूत्र को प्रूफ करने से पहले इस सूत्र में प्रयोग किए जाने वाला जो एक सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है, सबसे पहले 2 मिनट आप समय निकालकर उसको समझ लेंगे। तो फिर आपको जो ये सूत्र है, ये जो प्रूफ है, ये समझने में आपको कहीं पे भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे एक टॉपिक लिखा हुआ है समरूपता। तो जब भी आप दर्पण सूत्र या लेंस सूत्र को प्रूफ करते हैं तो उसमें ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे समरूपता होता क्या है। जैसे आपने कक्षा 9 में सर्वांग समता के बारे में पढ़ा होगा बाबू, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे एक टॉपिक है आपके ज्यामिति का, समरूपता। समरूपता, सम मतलब समान, रूप जो समान रूप का हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं उदाहरण के रूप में, जैसे हम लोगों के सिलेबस में समरूपता में त्रिभुज का चर्चा है। तो यहाँ पर 2 त्रिभुज दिया गया है, ठीक है। जिस तरह से हम लोग वहाँ पढ़ते थे कि 2 त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, उसकी कुछ कसौटियाँ होती थी, उसी तरीके से यहाँ भी 2 त्रिभुज समरूप होंगे, उसकी कुछ कसौटियाँ होंगी, ठीक है। समरूपता का अर्थ होता है 2 त्रिभुज, ये दोनों जो आकृति है ये समान रूप का होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसकी भुजाएं बराबर हो, बस समान रूप की हो। जैसे 2 वृत्त जो होंगे वो भी क्या होंगे? समरूप होंगे, क्योंकि दोनों का जो रूप है देखने में बिल्कुल एक ऐसा लगता है। अब यहां पर हम समझेंगे कि 2 त्रिभुज जो है वो कब समरूप होंगे, ठीक है। इसके लिए 2 कंडीशन का होना जरूरी है, ठीक है। आप यहां पे ध्यान से देखोगे, मैंने लिखा है 2 त्रिभुज समरूप होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। जैसे कि इस त्रिभुज का अगर मैं एक कोण ले रहा हूं A, तो इसके संगत ये जो P कोण है ये बराबर होना चाहिए, A जो है वो P के बराबर होना चाहिए। उसी तरीके से अगर मैं कोण B ले रहा हूं तो कोण Q जो है वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। और उसी तरीके से C के संगत R जो है वो बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन फॉलो होता है तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। और अगर कोई 2 त्रिभुज समरूप हो तो आप इस चीज को लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा इसका कंडीशन है जब उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी समानुपात होती हैं, ठीक है। संगत भुजाएं, जैसे मैंने इस त्रिभुज का AB भुजा लिया तो मैंने इस त्रिभुज का PQ भुजा लिया और मैंने उसका अनुपात ले लिया, ठीक है, AB/PQ। उसी तरीके से जब मैंने इसका BC भुजा लिया तो मैंने इसका QR भुजा ले लिया और मैंने उसको अनुपात में लिखा BC/QR।
और फिर मैंने AC लिया तो मैंने PR लिया और मैंने लिखा AC बटा PR, और ये तीनों अनुपात आपस में बराबर होंगे। अगर ये कंडीशन भी होता है तो ये त्रिभुज समरूप होता है। या अगर त्रिभुज समरूप दिया रहे तो आप इस कंडीशन को यहाँ पर लिख सकते हैं। और जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उसको इस तरीके से दर्शाते हैं, जैसे कि यहाँ त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है तो समरूपता का चिन्ह ये होता है, जैसे कि हम लोग 9th क्लास में सर्वांग समता पढ़े थे जिसका चिन्ह ये होता था। ठीक है, उसी तरीके से समरूपता का चिन्ह मतलब आप समझ लो कि केवल ये वाला चिन्ह। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था सर्वांग समता की कुछ कसौटियां थी, जैसे SSS SAS, उसी तरीके से आप कक्षा 10वीं में पढ़ोगे प्रमेय के रूप में SSS SAS ASA और AA समरूपता। ठीक है, अब मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। यहाँ पर ये एक जो समरूपता आप यहाँ पर देख रहे हो AA समरूपता, ये अभी हम लोगों के इस प्रूफ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग एक नज़र इस पे देखते हैं, फिर हम लोग यहाँ से पुनः आप जो है उधर प्रूफ की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे VVI भी लिखा है क्योंकि आप चाहे दर्पण सूत्र प्रूफ करें या आप लेंस सूत्र प्रूफ करें, इस समरूपता के बिना आप उसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर कंडीशन लिखा है। आप यहाँ पर देखेंगे AA समरूपता, AA का मतलब हुआ एंगल एंगल, यानी कोण कोण समरूपता। अगर आपके पास दो त्रिभुज दिया हुआ है और उस दो त्रिभुज के दो संगत कोण बराबर हैं, जैसे यहां पे आप देखोगे यदि मैंने माना कि A और उसके संगत P कोण बराबर है, ठीक है, और उसी तरीके से B और उसके संगत Q कोण जो है वो बराबर है। अगर दो भी संगत कोण बराबर होते हैं तो हम लोग उस त्रिभुज को समरूप कर देते हैं और तीसरा कोण अपने आप ही बराबर हो जाता है। ठीक है बाबू, इसको अगर आप समझेंगे प्यारे बच्चे तो मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। ठीक है, मान लो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मान लीजिए कि मैंने इसको 60 डिग्री लिया और मैंने इसको भी 60 डिग्री लिया। ठीक है, ध्यान से समझना आप, मैंने इसको 40 डिग्री लिया और मैंने इसको भी 40 डिग्री लिया। ठीक है, अब आप यहां पे देखो ये संगत कोण बराबर है, ये 40 है तो ये भी 40 है, ये 60 है तो ये भी 60 है। ठीक है, तीसरा कोण खुद ब खुद बराबर हो जाएगा। आप पूछोगे कैसे? आप जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, और जब दो कोण आपका बराबर है, दो कोण जब आपका दिया है तो आप तीसरा कोण निकाल सकते हो। दो कोण को जोड़ दो, 60 40 100, और 180 में 100 को घटाओगे तो तीसरा कोण निकल जाएगा, जो कितना होगा? जो होगा 80। उसी तरीके से 60 और 40 को जोड़ दोगे, ठीक है, और दोनों को जब जोड़ के 180 में घटाओगे तो इसका मान भी कितना आएगा? 80। आपने क्या देखा? ये दोनों कोण खुद ब खुद क्या हो गए? बराबर हो गए। तो यदि आपको दो त्रिभुज भी यदि आपको दो संगत कोण भी बराबर दिए हुए हों तो वो त्रिभुज समरूप हो जाता है। और अगर आपसे पूछेगा किस समरूपता कसौटी से, तो AA समरूपता कसौटी से ये समरूप हो जाता है। तो बचा हुआ कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, और जैसा कि हम लोगों ने समरूपता में कंडीशन पढ़ा, उसकी संगत भुजाएं एक अनुपात में हो जाएंगी। अगर त्रिभुज समरूप है तो हम लोग यहाँ पे कोण बराबर दिया था, हम लोग लिख सकते हैं कि उसकी संगत भुजाएं भी जो है वो एक अनुपात में होगी। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी समरूपता वाला टॉपिक देखा और आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपने AA समरूपता के बारे में देखा। आइए अब हम लोग यहाँ से दर्पण सूत्र को प्रूफ करने का चरण शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग प्रमाण, ठीक है, हम लोग यहाँ से प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो प्रमाण, अब आप ध्यान से देखो, मैं जो यहाँ पर लिख रहा हूं आप उसको ध्यान से देखो। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A', B', C में डायग्राम में आप ढूंढो। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जो लाइन है इस पर से बिंदु को लिया A, फिर हम लोग आधार से ऊपर की ओर गए B, और फिर हम लोग इस तरीके से नीचे आए C।
पहले हम लोग ने प्रधान अक्ष पर के बिंदु को लिया, तो जब हम दूसरे त्रिभुज को भी लेंगे तो सबसे पहले हम लोग प्रधान अक्ष के ही बिंदु को लेंगे। ठीक है, जैसे ए लिया था उसी तरीके से हम लोगों ने ए डैश लिया, जैसे हम लोग ऊपर गए थे वैसे ही हम लोग नीचे आके बी डैश लेंगे, और फिर हम लोग यहाँ से इस तरीके से आके क्या लेंगे, सी लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सी ए डैश बी डैश ले लेंगे, यही गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको यहाँ प्रूफ करने में, भुजा समानुपात दिखाने में, एक ही अनुपात दिखाने में बहुत परेशानी हो जाएगी। तो हम लोगों ने ए बी नीचे से ऊपर जाके फिर सी पे आए, उसी तरीके से हम लोग यहाँ ए डैश बी डैश, ठीक है, नीचे से ऊपर आके फिर ऐसे तिरछा जाएंगे, और इस तरीके से हम लोग दो त्रिभुज के बीच में संबंध लेंगे और इसको समरूप करेंगे। किस समरूपता से? ए समरूपता से। जैसा कि आपने पढ़ा, ए समरूपता से इस दोनों त्रिभुज को समरूप करने के लिए हमको कम से कम दो कोण को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है, आप समझिएगा बात को, ये जो आपका यहाँ पे ये वाला जो लाइन है इस पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। सेम टू सेम ये वाला भी जो आपका ये जो प्रतिबिंब है ये प्रधान अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो बाबू ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये दोनों संगत कोण है, बराबर है। उसके बाद ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण से बराबर है। ये देखिए, पहले मैंने 90 डिग्री और 90 डिग्री बराबर कर दिया, फिर मैंने ये वाला कोण और इसके सामने वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण से बराबर कर दिया। यहाँ पर दो संगत कोण बराबर हो गए, तो तीसरा बचा हुआ कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, और ये जो त्रिभुज है ये ए समरूपता से समरूप हो जाएगा। और जब त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो इसकी भुजाएं भी क्या होंगी, समानुपाती हो जाएंगी। ठीक है, आइए अब जो बात मैंने आपको बताया उसको हम लोग हल करके देखते हैं। सबसे पहले ये वाला कोण ए और ये वाला कोण ए डैश, ये दोनों 90 डिग्री है, दोनों बराबर है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखिए, बी ए सी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण बी ए सी बराबर है कोण बी डैश ए डैश सी के। ठीक है, बी डैश ए डैश सी के, और ये दोनों किसके बराबर है, 90 डिग्री के। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर 3 अक्षर लिखा, लेकिन असल में बीच में जो लिखा होता है उसी कोण का बात हो रहा होता है। तो ए यहाँ पे कोण है ए और यहाँ पर कोण है ए डैश, ये रहा ए और ये रहा ए डैश, ये दोनों कोण बराबर है। कैसे बराबर है, दोनों 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, दूसरा ये वाला कोण जिसका नाम सी है और ये वाला भी कोण जिसका नाम सी है। अब आप सी लिखोगे तो ये वाला कोण होगा या ये वाला कोण, आप कंफ्यूज कर जाओगे, इसलिए इसको नाम देना होगा कैसे, ए सी बी। ठीक है, इस वाले कोण को क्या नाम देंगे, ए सी बी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण ए सी बी बराबर, ठीक उसी तरीके से ए डैश सी बी डैश, ये इस वाले कोण की चर्चा हो रही है, ए डैश सी बी डैश, ए डैश सी बी डैश। कारण क्या लिखोगे, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन इस बात की गारंटी है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आज के बाद चाहे आप बूढ़े क्यों ना हो जाओ, ये वाला प्रूफ आपके दिमाग से उतरने वाला नहीं है। तो सर दो कोण बराबर हो गया, तो ये दोनों त्रिभुज, जैसा कि हम लोगों ने ए समरूपता कसौटी पढ़ा है, ये दोनों त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। कारण क्या होगा, मतलब किस कसौटी से, तो ए समरूपता से। और जब त्रिभुज समरूप होगा तो भुजा समानुपाती होगी। असल में हम लोगों को भुजा ही लेना है एक अनुपात में। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे फिर एक बात याद रखिए, मैंने क्या बोला, चरणबद्ध तरीके से आपको चीज़ों को याद रखना है। ठीक है,
यहाँ याद रखने योग्य बात क्या है बाबू कि अब जब हम लोग भुजा लेंगे तो किस तरीके से लेंगे, देखिए इसका पहला दूसरा भुजा लेंगे ए बी, उसी तरीके से इसका भी पहला दूसरा भुजा लेंगे ए डैश बी डैश, इसका दूसरा तीसरा भुजा लेंगे बी सी, उसी तरीके से इसका भी दूसरा तीसरा भुजा लेंगे बी डैश सी। अब इसका पहला और तीसरा भुजा लेंगे ए सी, इसका भी पहला और तीसरा भुजा लेंगे ए डैश सी। बिल्कुल इसी तरीके से आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। प्रूफ थोड़ा सा बड़ा है लेकिन भारी नहीं है। यहाँ पर हम लोगों ने तीनों भुजा संगत भुजाओं को एक अनुपात में कर दिया, समानुपात कर दिया। अब हमको तीनों की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ से हम लोगों को 2 ही लेना है। अब इस बात को आप समझिए, याद रख लेना अभी से, चाहे हम अवतल दर्पण सूत्र प्रूफ करें, चाहे हम उत्तल दर्पण सूत्र प्रूफ करें, चाहे हम लेंस सूत्र प्रूफ करें, ये जो टर्म है ये शहीद होने के लिए आया है, ये कटेगा, ठीक है। इसलिए इसको लेना है हमेशा, ए बी बटा ए डैश बी डैश जहाँ भी आपको दिखेगा इसको लेना है, क्योंकि ये शहीद होने आया है। अब इस दोनों में से किसको लेना है, इसको फिर ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बी सी, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, बी सी। ढूंढिए डायग्राम में बी सी कहाँ है, ये रहा बी सी, फिर है बी डैश सी, ये रहा बी डैश सी। इसको हमको नहीं लेना है, इसको हमको नहीं लेना है। अब आइए, उसको नहीं लेना है, समझ जाइए। अब बचा क्या, ए सी और ए डैश सी। तो आपका प्रश्न होगा सर फिर इसको क्यों लेना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। आप ए सी को ढूंढिए, ये रहा ए, ये रहा सी। असल में ये जो ए सी है ये प्रधान अक्ष पर है और ए डैश सी भी प्रधान अक्ष पर है। तो जो प्रधान अक्ष पर है हमको उसको लेना है, क्योंकि बाद में उसी को हम लोग क्या करेंगे, बदलेंगे। कैसे बदलेंगे वो हम आगे देखेंगे। अभी आप समझिए किसको लेना है और किसको छोड़ना है। इसको मुझे छोड़ देना है, इसको हम लोगों को ले लेना है। तो अब हम लोग लेंगे ए सी बटा ए डैश सी, इसको हम लोग मानेंगे समीकरण फर्स्ट, इसको हम लोग मानेंगे समीकरण फर्स्ट। यहाँ तक समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, तो फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं। देखिए जिस तरीके से हम लोगों ने इस दोनों त्रिभुज को समरूप किया, इसी प्रकार आप ध्यान दीजिएगा वहां पर, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग त्रिभुज क्यू एन एफ समरूप कर सकते हैं त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के। इसी प्रकार, बिल्कुल इसी प्रकार। अब मैं आपको समझा देता हूं। क्यू एन एफ आप ढूंढिए डायग्राम में, क्यू एन एफ ये त्रिभुज एक आपको दिख रहा है, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है। इसी प्रकार क्यों बोला मैंने, आप ध्यान से देखिए। इस जगह पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इस जगह पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये दोनों कोण बराबर हो गए 90 डिग्री से। ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होगा। यहाँ भी हम लोगों ने सेम टू सेम दो कोण को 90 डिग्री से और इसको शीर्षाभिमुख कोण से बराबर करके त्रिभुज को समरूप कर दिया था। बिल्कुल उसी तरीके से ये भी समरूप हो जाएगा। तो हम लोगों को पुनः इस चीज़ को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट लिख देंगे। इसी प्रकार हम लोग इसी प्रकार से इसको भी समरूप कर सकते हैं। और जब त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। अब हमको फिर से ये तीनों लिखने का आवश्यकता नहीं है, अब हम लोग लिखेंगे उसी को जो काम में आएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसको तो हम लेंगे ही, ये पहला दूसरा तो लेंगे ही हम लोग, ठीक है। अब आप देखिए पहला दूसरा को हम लोग ले रहे हैं, है ना, क्यू एन, तो इसका भी पहला दूसरा लेंगे ए डैश बी डैश, क्योंकि आप देखिए मैंने क्या बोला था, ये शहीद होने आया है तो ये भी शहीद होने आया है।
यहाँ भी a डैश b डैश है, यहाँ भी a डैश b डैश है, यहाँ पे ab है, हम लोग इस q1 को ab में बदल के दोनों को कटा देंगे। कैसे, आगे देखते हैं, एक एक स्टेप समझेंगे बाबू, ठीक है। दूसरा हम लोगों को क्या लेना है, जो प्रधान अक्ष पर हो। nf अगर हम लेंगे, जैसे इसका दूसरा तीसरा लेंगे, इसका भी दूसरा तीसरा लेंगे, nf को आप डायग्राम में ढूंढेंगे तो ये रहा nf, इसका हम लोगों को कोई काम नहीं है, तो बचा क्या, qf। अब अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो ये रहा qf, ठीक है, जो प्रधान अक्ष पर है, इसलिए हम लोग लेंगे qf बटा, जैसे हम लोगों ने पहला तीसरा लिया उसी तरीके से हम लोग पहला तीसरा लेंगे, a डैश f। समझने में किसी प्रकार की परेशानी, यहाँ तक समझने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं। अब हम लोगों को अगला स्टेप क्या करना है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे AB है, यहाँ पे QN है, हम लोगों को इसको क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इसको बदलना पड़ेगा, ठीक है। कैसे बदल सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे बाबू, यहाँ पे आप समझिए, ये देखिए, ये वाला जो रेखाखंड है और ये वाला जो रेखाखंड है, ये एक दूसरे के समांतर है, ठीक है। और कोई भी समांतर रेखा हो और उसके बीच में हम कितनी भी रेखा को खींचें, इस सब की लंबाई हमेशा बराबर होगी। ये बात आप समझ रहे हैं। उसी तरीके से अगर ये और ये समांतर रेखाएं हैं तो ये वाला जो रेखा है और ये वाला जो रेखा है, इसकी लंबाई बराबर होगी। और ये वाला जो रेखाखंड है, इसका नाम है QN और इसका नाम है AB, और दोनों होंगे बराबर, तो हम लोग QN के जगह पे AB भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग QN के जगह पर AB भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर QN के जगह पे क्या करेंगे, AB लिख देंगे बटा A डैश B डैश बराबर QF बटा A डैश F। अब आपको यहाँ कारण लिखना पड़ेगा, आपने कैसे QN को AB बना दिया, तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि BN समांतर है AP के, BN समांतर है AP के, इसलिए AB जो है वो बराबर होगा QN के, है ना। दोनों समांतर हैं तो दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ये जो दोनों रेखाखंड हैं ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर आप यहाँ देखेंगे तो AB बटा A डैश B डैश, AB बटा A डैश B डैश, दोनों शहीद होने के लिए तैयार है। यहाँ पे एक स्टेप और करेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हम लोगों ने क्या किया। पहले हम लोगों ने ABC और A डैश B डैश C को समरूप किया, इसमें से पहले और तीसरे टर्म को रखा, समीकरण फर्स्ट माना। इसी प्रकार से हम लोगों ने इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को समरूप किया, समरूप करने के बाद संगत भुजा को समानुपाती किया, तीनों को ना लेकर हम लोगों ने दो संगत अनुपात में लिए। उसके बाद हम लोगों ने QN को AB में बदल दिया। कैसे बदला, तो भाई ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तो इसके बीच का जो ये दोनों रेखाखंड है इसकी लंबाई बराबर होगी। हम लोगों ने यहाँ पर इसको लिख दिया। एक स्टेप और करना है, हम लोगों को QF को भी बदलना है, आप याद रखेंगे। अगला स्टेप क्या होगा, हम लोगों को QF को भी क्या करना है, बदलना है। कैसे बदल सकते हैं बाबू, ध्यान से देखिए। हम लोग मान लेंगे कि ये जो Q बिंदु है ना ये P के बहुत ज़्यादा निकट है, इतना निकट है कि ऐसा लगता है कि Q बिंदु P पर ही है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से किसी की भी दूरी मापेंगे, मान लो P से हम F की दूरी मापेंगे, तो हमको तो ऐसा लगेगा ना कि Q बिंदु भी P पे है तो Q से भी F की दूरी और P से भी F की दूरी दोनों बराबर होगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये बिंदु भी इस पर ही है, तो दोनों दूरियां हमको क्या लगेंगी, बराबर लगेंगी। इसी आधार पर हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अब ध्यान से देखेंगे। इस जगह पर हम लोग लिख रहे हैं, माना कि, अब लिख देता हूं, ठीक है। अब माना कि Q बिंदु P के बहुत निकट है, बहुत निकट है। आप एक काम कर सकते हैं, इसको समीकरण सेकंड मान लीजिए। इसको हम लोगों ने क्या किया, समीकरण सेकंड मान लिया।
अब Q बिंदु P के बहुत निकट है, तो क्या होगा बताइए? तो क्या होगा? तो होगा ये कि P से F की जो दूरी है और Q बिंदु P के बहुत नजदीक है, तो Q से जो F की दूरी है दोनों बराबर ही लगेगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? QF जो है वो बराबर हो जाएगा PF के। QF किसके बराबर हो जाएगा? PF के। तो समीकरण सेकेंड क्या होगा? अब आप ध्यान से देखिए, लिखेंगे तो समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड क्या हो जाएगा? अब आप ध्यान से देखिएगा, इधर वाला तो ऐसे ही लिखाएगा और QF जो है उसके बदले अब हम क्या लिख सकते हैं? PF बटा नीचे जो है वो तो लिखाएगा ही A'(F). इसको हम लोग मानेंगे समीकरण 3। इसको अब हम लोग क्या मानेंगे? समीकरण 3 मान लेंगे। यहाँ तक समझने में आपको किसी प्रकार का परेशानी? अगर यहाँ तक समझने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं है तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि अब बोर्ड पर थोड़ा जगह का अभाव है। ठीक है, तो मैं इस ऊपर वाले चीज़ को मिटा देता हूँ, फिर हम लोग यहाँ आगे समझेंगे। तो मैं एक बार हट रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो हम लोगों ने यहाँ पर समीकरण 3 कैसे बनाया आप समझ गए। अब हम लोग समीकरण फर्स्ट और समीकरण थर्ड को इक्वेट कर देंगे बाबू। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और थर्ड को क्या करेंगे? इक्वेट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ समीकरण फर्स्ट तथा थर्ड से, समीकरण फर्स्ट तथा थर्ड से। अब आप देखो, समीकरण फर्स्ट में AB बटा A'(B') और समीकरण थर्ड में भी AB बटा A'(B') दोनों शहीद हो जाएंगे। जाने वाले को कोई नहीं रोक पाया है, बच गया बाबू साहब AC बटा A'(C), AC बटा A'(C) और यहाँ बच गया PF बटा A'(F), PF बटा A'(F). यहाँ तक समझने में किसी प्रकार की परेशानी? तो अब हम लोग यहाँ से आगे देखते हैं। अब आप एक बात समझो, यहाँ पर AC लिखा है, A'(C) लिखा है। अगला स्टेप हमारा क्या होगा? हम लोग इन सभी दूरियों को ध्रुव से मापेंगे। अगर आपने किताब में चिन्ह परिपाटी पढ़ा होगा तो चिन्ह परिपाटी का एक नियम है कि सभी दूरियों को कहाँ से मापा जाता है? ध्रुव से मापा जाता है। कहाँ से मापा जाता है? ध्रुव से मापा जाता है। यहाँ पर हम लोग सभी दूरियों को बदलेंगे। जैसे यहाँ पे AC है, ठीक है, डायग्राम में आप देखिए, ये रहा AC, मैं इसको बाहर कर रहा हूँ, ये रहा A और ये रहा C, और इसको हम लोग बदलने कहाँ से हैं? ध्रुव से। तो हम इसको आगे बढ़ा के P तक ले जाएंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है? AC को बदलना है और बदलना है ध्रुव से। कैसे बदलेंगे हम AC को? क्या लिख सकते हैं आप ध्यान से देखिएगा। AC मतलब इतना ठो पार्ट है, इतना ठो, ये रहा AC। इसको कैसे बदलेंगे आप ध्यान से देखिए। अगर हम इस पूरे में, पूरे का मतलब क्या हुआ? PA में PC को घटा दें, अगर हम इस पूरे में इस PC को घटा दें तो AC ही तो बचेगा, AC ही तो बचेगा। तो हम लोगों ने AC के बदले लिखा PA माइनस PC, और आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो दूरी है ये ध्रुव से बदल चुकी है। ठीक है, दूरी इसको कहाँ से मापा गया? अब ध्रुव से, दोनों में P आ चुका है। उसी तरीके से हम नीचे वाले को भी बदलेंगे बाबू। ठीक है, A'(C), डायग्राम में आप ढूंढिए, ये रहा A'(C), इसको भी मैं नीचे बना रहा हूँ। A'(C) ये ऐसे है, यहाँ पे है A', यहाँ पे है C, और इसको हम बदलने कहाँ से हैं? ध्रुव से। तो इसको फिर हम पीछे बढ़ाएंगे और पीछे बढ़ा के P तक ले जाएंगे। फिर से हमको इतना ही पार्ट बदलना है, A'(C). फिर से कैसे बदलेंगे? फिर से हम लिखेंगे PC माइनस और PA', सेम टू सेम उसी तरीके से PA'।
अब आप यहाँ देखोगे तो ये पहले से ध्रुव से बदला हुआ है, यहाँ पे P लिखा हुआ है, तो इसको कुछ बिना छेड़खानी किए लिख देंगे। A-F को बदलेंगे अब हम लोग A-F, और इसको बदलेंगे कहाँ से? ध्रुव से। ये भी सेम टू सेम उसी तरीके से है। A-F को कैसे बदलेंगे? P से हम लेंगे A' की दूरी P-A', और उसमें घटा देंगे इस बड़े वाले मान में PF को घटा देंगे बाबू, PF को घटा देंगे। ये देखिए सभी दूरियां कहाँ से मापी गई? ध्रुव से मापी गई। फिर से हम लोग एक बार हम लोगों ने चिन्ह परिपाटी लगाया, पहला नियम कि सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं? ध्रुव से। अब फिर से हम लोग चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे और इन सभी पदों का मान रखेंगे। जैसे हम लोगों ने PA को क्या माना था, आप यहाँ पे देखो, PA को हम लोगों ने U माना है, PC को हम लोगों ने 2F माना है, PF को हम लोगों ने F माना है। तो चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हुए इन सभी मानों को इस पद के जगह पर हम लोग क्या करेंगे? रख देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ, अब चिन्ह परिपाटी का प्रयोग कर विभिन्न पदों के मान, ये सारे जो पद हैं के मान रखने पर, जैसा कि आपको पता है कि जो आधुनिक चिन्ह परिपाटी है वो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी है। आपने गणित में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा होगा जिसमें 2 अक्ष की चर्चा होती है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। एक आपका होता है x अक्ष, ये वाला अक्ष आपका हो जाएगा x अक्ष, और ये वाला अक्ष हो जाएगा आपका y अक्ष। चिन्ह परिपाटी क्या कहता है? ये आपका हो गया ध्रुव। ध्रुव से बाईं ओर जितनी भी दूरी होगी सब के सब ऋणात्मक होंगे। और आप ध्यान से देखोगे तो अवतल दर्पण में सभी दूरियां बाईं तरफ ही हैं, ठीक है। ये हुआ बायां तरफ, वो हुआ दायां तरफ, सभी दूरियां बाईं तरफ ही हैं, इसलिए सारा मान ऋणात्मक होगा, सब माइनस में होगा, ठीक है। आइए अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। चलिए फिर से एक बार कलर को बदल लिया जाए और ध्यान से देखिए। देखिए हम लोग अब PA के जगह पर क्या रखेंगे बाबू? U। लेकिन मैंने क्या बोला? दूरी क्या होगा? ऋणात्मक। फिर यहाँ अब ध्यान से समझिएगा, फिर यहाँ पे क्या है? माइनस। जो है वो हम लिखते जाएंगे, माइनस। फिर है PC। PC को हम क्या लिखेंगे? 2F। लेकिन मैंने क्या बोला? बाईं तरफ है तो इसके साथ साथ माइनस भी लगेगा चिन्ह परिपाटी के अनुसार। ये माइनस फॉर्मूला का है और एक माइनस चिन्ह परिपाटी के अनुसार लगेगा, और 2 माइनस एक साथ नहीं रह सकते हैं तो उसको हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे, बटे। फिर यहाँ PC लिखा है, फिर से आप देखेंगे PC के जगह पे हम क्या रखेंगे? 2F, लेकिन उसमें हम क्या लगाएंगे? माइनस। फिर यहाँ पे माइनस है, हम लोग फॉर्मूला का माइनस लगाएंगे, मतलब क्वेश्चन का माइनस लगाएंगे। फिर यहाँ लिखा है PA'। अब आप ध्यान से देखो, ये रहा PA', जिसको हम लोग प्रतिबिंब दूरी भी माने हैं। फिर से यहाँ पे मैंने क्या बोला? सभी दूरी ऋणात्मक होगी तो भी माइनस में आएगा, तो हम लोग फिर से ब्रैकेट में माइनस भी रखेंगे। ये माइनस तो यहाँ ये वाला है। अब बराबर का चिन्ह है, हम लोग बराबर का चिन्ह देंगे। यहाँ लिखा है PF। PF को हम लोगों ने F माना है, इसको भी हम लोग माइनस में लिखेंगे, बटे देंगे। फिर लिखा है PA'। PA' को हम लोगों ने भी माना है, इसको भी हम लोग माइनस में देंगे। फिर हम लोग यहाँ ये वाला माइनस उतारेंगे। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है PF। फिर हम लोग PF ढूंढेंगे, ये रहा F, और F के साथ आएगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस F लिखेंगे। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी? ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? ध्यान से देखिए। अब हम लोग यहाँ पर ये रहा -U, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस 2F बटा, ठीक है। बटा, अब क्या होगा? आप ध्यान से देखो, इस जगह पर फिर -2F, माइनस इंटू माइनस प्लस भी इक्वल टू
फिर ऊपर में माइनस एफ है। इस जगह पे समझना, नहीं तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये रहा माइनस भी, माइनस इंटू माइनस प्लस एफ। ठीक है, समझ रहे हो आप चीज़ों को, है ना। अब आप ध्यान से देखिए, अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, पहले जो है उसको लिखेंगे माइनस यू प्लस 2f ब्रैकेट में, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको भी गुना करेंगे, माइनस भी प्लस एफ बराबर का चिन्ह, फिर इसको लिखेंगे माइनस एफ और फिर इसको लिखेंगे ब्रैकेट में माइनस 2f और प्लस भी। ये चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आएंगी तो आप वीडियो को 2-3 बार प्ले करके देखिएगा। ठीक है, अब आप देखिए, आपने पढ़ा है यहाँ पे, ये तो 8वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, बीजीय व्यंजक का गुना, माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस, यू गुना भी क्या होगा यू भी, फिर माइनस गुना प्लस क्या होगा माइनस, यू गुना एफ क्या होगा यू एफ, प्लस गुना माइनस क्या होगा माइनस 2 भी एफ, प्लस गुना प्लस क्या होगा प्लस, और 2 और एफ गुना एफ होगा एफ स्क्वायर, बराबर की जगह पर बराबर, ये माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 2f गुना f हो जाएगा 2f स्क्वायर, माइनस गुना प्लस होगा माइनस, और भी गुना f होगा भी f। अब आप ध्यान से देखो, बराबर के इधर ये प्लस में है, इधर भी प्लस में है, ये अगर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और दोनों सेम टर्म है तो ये कट जाएगा, और जाने वाले को आज तक कोई रोक नहीं पाया है, तो हम लोग भी रोकने का प्रयास नहीं करेंगे। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है यू भी, यहाँ पर क्या लिखा है यू एफ, और ये देखिए आप 2 भी एफ और ये भी एफ दोनों सेम कास्ट है, तो बराबर के उधर भेज देंगे हम इसको, तो यहीं पे अब बराबर लगेगा, ये पहले से इधर था ही, और ये अब बाएं से दाएं गया है, तो चिन्ह में परिवर्तन होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा 2 भी एफ। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब प्रूफ हो चुका है, यू भी माइनस यू एफ बराबर 2 भी एफ में भी एफ को जब हम घटा देंगे तो क्या बचेगा, 2 में 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, तो 1 लिखते नहीं हैं भी एफ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो माइनस में है उसको भी क्या करेंगे उधर भेज देंगे, तो हो जाएगा यू भी बराबर भी एफ प्लस यू एफ। ठीक है, अब लास्ट चीज जो हर बच्चों को याद रह जाता है, यहां तक पहुंचने के बाद उनको बनाने में मजा आता है, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग करने पर, दोनों तरफ यू भी एफ से हम लोग क्या करेंगे भाग करेंगे, इधर भी भाग करेंगे, यू भी बटा यू भी एफ बराबर का चिन्ह। ठीक है, भी एफ बटा यू भी एफ, फिर प्लस का चिन्ह, फिर यू एफ बटा यू भी एफ। ठीक है, अब आप देखो, दूसरे से मैं कटाता हूँ, यू कट गया, भी कट गया, भी कट गया, एफ कट गया, यू कट गया, एफ कट गया, यहाँ पर बचा क्या एफ, ऊपर क्या बचा 1, तो 1 बाई एफ बराबर, यहाँ क्या बचा यू, ऊपर क्या बचा 1 बाय यू, प्लस ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा भी। यही है आपका दर्पण सूत्र प्रूफ। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए हैं मतलब आपको वीडियो देखने में इंटरेस्ट आ रहा था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी जो है इतने महत्वपूर्ण वीडियो का हिस्सा बन सके और वो भी आपके साथ 5 में 5 नंबर ला सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में
ज़रूर टाइप करें, या फिर आपको क्या कमी लगी इसमें प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में टाइप करें, जिससे कि हम लोग अगली बार जब नई वीडियो लेकर आएंगे तो उस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। आपका एक छोटा सा सहयोग, ठीक है, हम लोगों को बहुत हौसला देता है। तो मिलेंगे अगले क्लास में फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।